नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आपको मिलती है खबर ए टू जेड। आज की बड़ी खबरें जो आपने हेडलाइंस में देखी सुनी, इनके पीछे की असल खबर क्या है आपको बताएंगे, और कोई खबर ऐसी तो नहीं जो इंपॉर्टेंट है और छूट गई। शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। बीजेपी के प्रदेश व्यापी अभियान की आज हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ के 11 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस विधायकों के आवास को घेरा है। देखें। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन मुद्दा एक है, प्रदर्शन का तरीका एक है। तस्वीरें बीजेपी के मोर आवास मोर अधिकार अभियान की है, जिसके तहत आज प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों के आवास का घेराव किया। बात राजधानी रायपुर की करें तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के बंगले का घेराव किया। बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े कार्यकर्ताओं की पुलिस से झूमा झटकी भी हुई। यह सांकेतिक धरना है, सांकेतिक प्रदर्शन है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि यह बात ऊपर तक जाए और हमारे गरीब परिवार को मकान मिले। विधानसभा का मार्च भी होगा, बड़ा प्रदर्शन भी होगा। लगातार हम इन मांगों को लेकर लड़ते रहेंगे। इसी तरह रायगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रकाश नायक के बंगले का घेराव किया। बात प्रदर्शन की हो रही है तो जान लीजिए कि बलरामपुर में विधायक चिंतामणि महाराज के आवास का घेराव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। तो आज छत्तीसगढ़ की 11 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस विधायकों के आवास घर घेरे गए। बीजेपी ने घेराव किया और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन आखिरकार इस मोर आवास मोर अधिकार को बीजेपी इतना हाईलाइट क्यों करे, इसको समझना बहुत जरूरी। डिकोड करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना सीधे सीधे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हजारों परिवारों से सीधे जुड़ती है, उनको एक बड़ा हक देती है, जरूरत पूरी करती है। दूसरा, केंद्र सरकार इसके हितग्राहियों से अपना डायरेक्ट कनेक्शन, सीधा जुड़ाव चाहती है ताकि लाभ पार्टी को चुनाव में मिले। तीसरा, प्रदेश में आवासीन परिवारों की बड़ी संख्या है, जिस पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी एक बार स्वीकारोक्ति दे चुके हैं और यह बीजेपी के लिए बड़ा मौका है। राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए उनके लिए यह पर्याप्त है कि वो कैबिनेट मंत्री को बार बार कोट करें, और वो करते भी। साफ है कि वो परिवार जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिला, अगर वो बीजेपी के साथ, उनके विरोध के साथ आ खड़े होते हैं या जुड़ते हैं, तो आगामी चुनाव 2023 इस साल और फिर 2024 अगले साल इसका लाभ पार्टी को हो सकता है, और यही मंशा है। वैसे भी भाजपा का एक फिक्स तय फॉर्मूला है कि केंद्र हो या राज्य, जहां जहां उसकी सरकारें हैं, उसकी योजनाओं के लाभार्थियों से आप सीधा संपर्क करके पार्टी के वोट सपोर्ट से उसे जोड़ पाएं, ताकि लोगों को पता चले कि जो योजना और उसका लाभ वो ले रहे हैं, दरअसल वो बीजेपी सरकार की देन है। अब इसका उल्टा, अगर लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो फिर बीजेपी उनकी आवाज बन रही। खबर गरियाबंद से, जहां कई गांव के आदिवासियों ने ट्रैक्टर रैली निकाल करके कलेक्ट्रेट को घेरा। सभी प्रदर्शनकारी शोभा, गोना और गौर गांव के हैं, जो कलेक्ट्रेट के बाहर सभा करके अपनी मांगों को रखते दिखे। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग नारे लगा करके कलेक्ट्रेट पहुंचे, कलेक्ट्रेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया, ट्रैक्टर ट्रॉली से आए। और बड़ी बात यह कि आदिवासियों के प्रदर्शन की पहली तस्वीरें नहीं हैं। आदिवासी कई बार इस तरह की रैली निकालकर घेराव करते अपनी मांगों के समर्थन में माहौल बनाते नजर आए। ये सभी प्रदर्शनकारी शोभा, गोना और गौर गांव, 3 गांव के हैं, जो कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे, एक बड़ी सभा वहीं की और कई मांग जो उनकी है उस पर मुखरता से नारे लगाकर प्रदर्शन किया। चलिए अब जरा एक बार हम फिर से आदिवासी समाज की ताकत के इस प्रदर्शन को डिकोड करते हैं कि इसका मैसेज क्या है। पहली बात जो समझनी पड़ेगी वो ये कि आदिवासी समाज लगातार अपने जागरूक और अधिकारों के प्रति सजग होने का सबूत प्रतिदिन पेश कर रहा है। इसकी कई मिसालें पिछले कुछ महीनों में हमने देखी। इसके पहले हमने आपने सर्व आदिवासी समाज का वो प्रदर्शन भी देखा जिसमें वो अपने आरक्षण की मांग को लेकर राजभवन तक या मुख्यमंत्री आवास तक घेर रहे। दूसरी बात,
सरकार आदिवासी समाज की मांगों को कतई नजरअंदाज नहीं कर सकती, चाहे किसी भी दल की हो, क्योंकि आदिवासी समाज प्रदेश की राजनीति का बड़ा और अहम हिस्सा है। किस दल की सरकार प्रदेश में बनेगी, ये तय अगर हम कहें कि आदिवासी वर्ग करता है तो बहुत गलत नहीं होगा। तीसरी और फाइनल बात यह कि लोकतंत्र में चुनाव और चुनावी साल में अपनी मांग को मनवाने के लिए प्रदर्शन का दबाव, हर वर्ग इस फॉर्मूले को अपनाता है। ये बात आदिवासी वर्ग भी अब अच्छी तरह समझ चुका है कि अगर आप अभी प्रदर्शन करें, अगर आप अभी सरकार की तरफ ये दबाव डालें कि उनकी मांगों को आप हल्के में नहीं ले सकते, तो इसका असर होगा, ऐसा उनको लगता है। और जायज मांगों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन सबको करना चाहिए। चलिए, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश का जिला है। इटारसी में आयोजित एक कार्यक्रम हुआ जिसमें गोडसे जिंदाबाद के नारे लग गए। कार्यक्रम का आयोजन किया हिंदू महासभा ने। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि नाथूराम गोडसे के इतिहास को भारतवर्ष के लोगों से पीढ़ियों से छिपाया गया। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर हिंदू महासभा एक बार फिर चर्चा में है। महासभा के इटारसी में आयोजित सम्मेलन में नाथूराम गोडसे के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हिंदू महासभा ने गोडसे को हत्यारा मानने वालों को प्रामाणिकता के साथ बात करने की चुनौती दी। नाथूराम गोडसे के बारे में मैंने तो हमेशा खुला चैलेंज किया और प्रामाणिकता के आधार पर हम बात करें कि गोडसे देशभक्त हैं कि हत्यारे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना ही नहीं, हिंदू महासभा ने गोडसे को राष्ट्र का आदर्श बताया। गोडसे जी हिंदू महासभा के कर्मठ नेता थे। दो अखबारों का संपादन किया उन्होंने। अग्रणी और हिंदुत्व नामक अखबार चलाने वाला व्यक्ति जिसने गांधी को पिता तुल्य माना, उसे सिर्फ एक लाइन में हत्यारा कह देने से वो हत्यारे नहीं हो जाते। सम्मेलन में महासभा ने धार के भोजशाला स्थित सरस्वती देवी के प्राचीन मंदिर को मुक्त कराने का संकल्प भी लिया। तो साहब, हिंदू महासभा ने एक बार फिर से विवाद की स्थिति पैदा की और ये लगातार वो करते हैं। आखिर इन सब के पीछे की मानसिकता एक बार फिर हम डिकोड करते हैं। ये बोलने में कोई संकोच किसी भारतीय को नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपिता के हत्यारे का महिमा मंडन करना एक संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। राष्ट्रपिता का दर्जा, संविधान का सम्मान, यह हर भारतीय का पहला धर्म है। महात्मा गांधी के त्याग बलिदान, इसकी कोई और मिसाल न केवल देश में बल्कि समूची दुनिया में नहीं दी जाती। हिंदू महासभा गोडसे को राष्ट्र का आदर्श बताता आया है। वो जो चाहे माने, लेकिन राष्ट्रपिता के विरुद्ध उनके हत्यारे के समर्थन में इस तरह के नारे लगाना उनकी एक अलग विचारधारा के समर्थक लोगों का वर्ग दिखाता है। उन्हें जरा भारतीय संस्कृति और गांधी के जीवन दर्शन को अच्छे से पढ़ना समझना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है। माना कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, माना कि उनके भी चीज़ों को सुना जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए फिल्म बन चुकी है, ऐसा करने के लिए कई बार खुली बहस की चुनौती दी जा चुकी है, जो अभी भी आपने देखा। लेकिन गोडसे शख्स को देशभक्त या राष्ट्र का आदर्श स्थापित करने की ये कोशिश देश के बहुत बड़े हिस्से को समझ में नहीं आती और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बेजा इस्तेमाल की तरफ इशारा करती है। एक बड़ा वर्ग इसे मानता है। चलिए साहब, इस पर फिल्म बन गई, इस पर आप आयोजन करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन क्या जिस संविधान ने आपको यह अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, उसी संविधान और संविधान की स्थापना में जिस राष्ट्र पुरुष का स्थान रहा है, क्या उसे आप दरकिनार कर सकते हैं? चलिए अब आते हैं अगली खबर पर। मुरैना में रेत माफिया और उनके गुर्गे इस कदर बेखौफ हैं कि वो पुलिस टीम पर फायरिंग से बाज नहीं आते। एक ताजा घटनाक्रम इस रिपोर्ट में देखें। ग्वालियर चंबल में पुलिस और वन विभाग रेत माफिया पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिससे रेत माफिया बौखला गया है। तस्वीरें मुरैना की हैं, जहां बड़ोखर इमलिया रोड पर रेत से भरे दर्जन भर ट्रैक्टर खड़े होने की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। इस दौरान रेत माफिया के गुर्गों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग कर पुलिस 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां थाने लाने में कामयाब रही। चंबल का रेत है वो लेकर के कुछ लोग परिवहन का कार्य करते हैं। तब इसके दौरान पे 3 ट्रैक्टर पुलिस के ने पकड़े हैं। उसमें 3 आरोपी हैं। 2 आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गए हैं, एक भाग गया है। इसको पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं। पुलिस की माने तो प्रशासन की कार्रवाई से बौखलाए रेत माफिया संगठित होकर अवैध रेत खनन को अंजाम दे रहे हैं। निश्चित तौर पर कार्रवाई प्लान तरीके से करनी होती है, क्योंकि यदि जब भी पुलिस या प्रशासन इस पे कार्रवाई करने का प्रयास करता है तो ये इसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। रेत माफिया लगातार चंबल नदी से
अवैध रेत खनन कर रहा है। पूर्व सीएम उमा भारती के सवाल उठाने के बाद पुलिस और वन विभाग ने सख्ती दिखाना शुरू किया है। आज मध्य प्रदेश में नई शराब नीति पर काफी कुछ कहा गया। सुनवाते हैं आपको रिएक्शंस। मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ अहाते नहीं होंगे। शराब के नशे में वाहन चलाने पर पहली बार में 6 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी बार में 2 साल के लिए अगर पकड़े गए, और पकड़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तीसरी बार में तो फिर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मैं अभी भी अपनी सभाओं में नशा मुक्ति के संकल्प दिलवाता हूं, लेकिन नशा मुक्ति अभियान के लिए भी पर्याप्त धनराशि रखेंगे। प्रदेश सुरक्षित रहे, मां, बहन और बेटी का सम्मान सुरक्षित रहे, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो मध्य प्रदेश में मच अवेटेड नई शराब नीति आ गई, क्योंकि उमा भारती भी इसका इंतजार कर रही थी। बार बार ट्वीट से माहौल बनाया जा रहा था। सवाल यह पैदा होता है, आखिर शिवराज की नई शराब नीति क्यों इतनी अहम है? डिकोड करते हैं। पहली बात, शराबबंदी का मुद्दा शिवराज सिंह चौहान के लिए गले की फांस बन चुका है। वजह पूर्व फायर ब्रांड नेता उमा भारती और पूर्व सीएम उमा भारती उनकी पार्टी के नेताओं को या सरकार को गाए बगाए कटघरे में खड़ा करती आई, असहज करती आई। विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को लपकता है, पूछता है, शराब के मुद्दे पर घेरता है। अब जो मौजूदा ये जो नीति आई है, क्या इसके बाद ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे? क्या विपक्ष का मौका छिनेगा? ये देखना होगा। इसीलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। चलिए अब आपको आज की उस अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर लिए चलते हैं जो सुर्खियों में। कुछ ही देर पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत अर्जी आज लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। इसके पहले एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इमरान देर शाम को लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। खान के खिलाफ कई केस अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। आज वे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने के मामले में पेश हुए। पिछले हफ्ते शनिवार को लाहौर हाईकोर्ट के जज सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खान का इंतजार करते रहे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद वहां पाकिस्तान में हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर वो सोमवार को पेश नहीं होंगे तो पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से रोका नहीं जाएगा। इमरान खान गिरफ्तारी के डर से अपने लाहौर वाले घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। उनको डर था कि अगर वे घर के बाहर आए तो पंजाब पुलिस उन्हें लेकर अदालत ले जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी। चलिए अब इसके साथ साथ एक और जो बड़ी आज की अहम खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सोमवार को अचानक से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए। यहां वे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ नजर आए। बाइडेन का यह दौरा सारी दुनिया को चौंका गया। इसकी किसी को भनक कानो कान नहीं हुई। दरअसल प्रेसिडेंट बाइडेन शनिवार की रात को पोलैंड गए थे। यहां से वो 1 घंटे का सफर तय करके ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे। कीव में जेलेंस्की बाइडेन को रिसीव करने के दौरान दिखाई पड़े और इसके बाद दोनों प्रेसिडेंट्स पैदल कीव की सड़कों पर टहलते नजर आए सारी दुनिया को। बाइडेन कीव पहुंचे, इसके पहले पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन बनाया गया। इस दौरान अमेरिकी मिसाइल शील्ड एक्टिव मोड में नजर आई। बाइडेन की विजिट से पहले कीव के तमाम रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक किया, बंद किया। बाइडेन और जेलेंस्की सेंट माइकल गोल्डन डोमेड मोनेस्ट्री गए, जहां दोनों नेताओं ने डिप्लोमेटिक पोज दिया। यह विजिट इसलिए भी अहम है क्योंकि महज 4 दिन बाद रूसी हमले को 1 साल पूरा हो जाएगा। बाइडेन ने शनिवार को व्हाइट हाउस में स्पष्ट किया था कि वो किसी भी सूरत में यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे। यानी एक बार फिर से इस तस्वीर ने अमेरिका के यूक्रेन के साथ देने और वो किस ग्राउंड पर साथ दे रहे हैं इसको पेश करने की डिप्लोमेटिक तस्वीर दुनिया को दिखाई है। और दुनिया में बहुत सारे ताकतवर मुल्कों को तय करना है कि वो किस पक्ष में यहां के वहां इसका दबाव 1 साल से दुनिया के मुल्क झेल रहे हैं। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल फिर आपसे इसी मंच पर मुलाकात होगी दिन के बड़े मुद्दों को अंदर से भीतर से असल खबर को समझने के लिए। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।